जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष के बारे में बताया था। उससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में समझाया। फिर कल की क्लास में मैंने आप लोगों को वर्णांधता क्या होती है, अबिंदुकता क्या होता है और मोतियाबिंद क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। देखिए, आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है प्रकाश की एक और घटना। देखिए, हम लोग पीछे प्रकाश की दो घटनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। आज की क्लास में हमें प्रकाश की तीसरी घटना के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, आज हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, प्रकाश की ये घटना क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वर्ण, वर्ण माने होता है रंग। वर्ण माने होता है रंग, अर्थात जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो रंगों में विभक्त हो जाएंगे। किन रंगों में? तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से आकर के टकराती है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसे हम लोग श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश अर्थात जो श्वेत प्रकाश है वो किसी प्रिज्म से आकर के टकराता है, तो प्रिज्म से आकर के टकराने के बाद वह 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। आप कहेंगे सर ये 7 रंगों में ही क्यों विभक्त होता है? क्योंकि जो श्वेत प्रकाश होता है वो इन्हीं 7 रंगों का अवयव होता है। तो श्वेत प्रकाश के 7 अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना, या तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर उनका क्रम क्या होता है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो मेरे साथ आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो मैंने कहा कि जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से, या देखिए इस सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, किसी प्रिज्म से टकराता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में और इन्हीं अवयवी रंग में क्या होते हैं? 7 रंगों में, 7 या कह सकते हैं कि 7 रंगों में विभक्त हो जाता है प्रकाश की इसी घटना को, प्रकाश की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए, आपने क्या लिखा कि जब सूर्य का प्रकाश, या मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य के प्रकाश को ही हम लोग श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं। जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो वह अपने अवयवी रंगों में, अब ये अवयवी रंग, उन अवयवी रंगों में 7 रंग होते हैं, उन्हीं 7 रंगों में
विभक्त या बंट जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए उन 7 रंगों का क्रम क्या है, वो 7 रंग होते क्या क्या हैं, आइए हम लोग लिखते हैं। इन 7 रंगों का क्रम, इन 7 रंगों का क्रम विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, या फिर यदि हम इसी को अलग अलग करना चाहें तो आप कहेंगे वी का मतलब होता है वॉयलेट, VOILET वॉयलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब होता है ऑरेंज, और आर का मतलब होता है रेड। तो इन 7 रंगों का क्रम विबग्योर अर्थात वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यदि हम इनको हिंदी में लिखना चाहें तो वॉयलेट का मतलब होता है बैगनी, इंडिगो का मतलब होता है नीला या इसे कहते हैं जामुनी, ब्लू का मतलब होता है आसमानी नीला, ग्रीन का मतलब होता है हरा, येलो का मतलब होता है पीला, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी, और रेड का मतलब होता है लाल। इन 7 रंगों का क्रम विबग्योर या वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बैगनी, नीला, इसी को हम लोग जामुनी भी कहते हैं, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देखिए इन्हीं जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों के क्रम को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन 7 रंगों के क्रम को, इन 7 रंगों के क्रम को, 7 रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया कि इन 7 रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आइए अब हम लोग प्रिज्म के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यह एक प्रिज्म है, यहाँ से प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है, चूंकि यह माध्यम विरल था, अब ये प्रिज्म है तो यह माध्यम सघन है, और जब विरल से सघन में जाएगी तो यह थोड़ा सा झुक करके चली जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर यह एक अभिलंब डाल दिया गया, और फिर देखिए यहाँ से आने के बाद यह जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो यह अपने 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से यह 7 रंगों में बढ़ जाएगी। अब देखिए इन 7 रंगों का जो क्रम है वो किस प्रकार से निर्धारित होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे VIBGYOR, ये हो गया आपका क्रम विबग्योर अर्थात बैगनी, इसे कहते हैं नीला, और कहीं कहीं ये आपको मिलेगा जामुनी, इसे कहते हैं आसमानी, इसे कहते हैं हरा, इसे कहते हैं पीला, इसे कहते हैं नारंगी, और इसे कहते हैं लाल।
देखिए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही प्रिज्म से यह किरण निकलती है तो यह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ती है। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि इन सातों के जो व्यवस्थित क्रम को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, तो इसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम। इन 7 रंगों के व्यवस्थित क्रम को ही कहते हैं स्पेक्ट्रम। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लाल यहाँ से यहाँ पर जैसे ही प्रकाश था उसके बाद सबसे अधिक जो विचलित हुआ है वो बैगनी हुआ है, और जो सबसे कम विचलित हुआ है और वो हुआ है आपका लाल। सबसे कम विचलन किसका है तो लाल का है, और सबसे अधिक विचलन का किसका है तो आप कहेंगे बैगनी का है। तो आइए हम लोग निर्धारित यहाँ पर देखते हैं कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, किसका कम, किसकी आवृत्ति सबसे अधिक, किसकी कम, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और किसकी कम। तो आइए यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं एक ही लाइन में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तरंगदैर्घ्य जो होती है, तरंगदैर्घ्य लाल की अधिक देखिए अगर लाल की सबसे अधिक हो गई तो बैगनी की सबसे कम होगी, क्योंकि फिर उसके बाद ये घटता हुआ क्रम होगा इनका। लाल की अधिक तथा लाल की जो है सबसे अधिक होती है, यहाँ पर अधिक नहीं बल्कि लाल की सबसे अधिक लिखिए। लाल की सबसे अधिक तथा बैगनी की सबसे कम। किसकी? बैगनी की सबसे कम। अब इसके बाद जो भी आपको मैं 3-4 लिखाने जा रहा हूं, चाहे वो अपवर्तनांक हो, चाहे वो आवृत्ति हो, और चाहे विचलन हो, अपवर्तनांक, आवृत्ति और विचलन, बैगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। बैगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम होता है। लाल का सबसे कम होता है। देखिए इनमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना करके आपसे पूछ सकता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो आप कहेंगे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। याद रखिएगा एक छोर पर, स्पेक्ट्रम के एक छोर पर लाल रंग होता है और दूसरे छोर पर बैगनी रंग होता है। यदि लाल की कोई भी चीज़ अधिक हो गई तो जाहिर सी बात है वो बैगनी की सबसे कम होगी, और यदि बैगनी की कोई चीज़ सबसे अधिक हो गई तो वो लाल की सबसे कम होगी। यदि यहाँ पर तरंगदैर्घ्य लाल रंग की सबसे अधिक हो गई तो जाहिर सी बात है कि वो फिर घटता हुआ क्रम होगा और बैगनी की सबसे कम हो जाएगी। अपवर्तनांक यहाँ पर यदि बैगनी का सबसे अधिक हुआ तो लाल रंग का सबसे कम होगा। आवृत्ति बैगनी की सबसे अधिक हुई तो लाल रंग की सबसे कम होगी। विचलन सबसे अधिक अगर बैगनी का हुआ है तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होगा। वही आपने लिखा है कि अपवर्तनांक, आवृत्ति और विचलन बैगनी का सबसे अधिक होता है जबकि लाल का सबसे कम होता है। और एक चीज़, जब पूछेगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में तो आपको या तो यह परिभाषा लिखने के लिए बोल देगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है, या तो फिर अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा तो कहेगा कि प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश की कौन सी घटना है। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना कौन सी घटना है, तो आप कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वो आपके सामने 3-4 ऑप्शन डाल देगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का जो है परावर्तन, अपवर्तन, जो भी डालेगा इस प्रकार से 4 ऑप्शन बना के दे देगा। लेकिन अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप लोग याद रखिएगा, नाम से ही वर्ण माने होता है रंग, रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। क्लियर है? ठीक है, आइए अब हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए जो अगली वाली हेडिंग है आपकी, और यही है प्रकाश की अगली घटना। प्रकाश की अगली घटना है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगली घटना आप हेडिंग बनाइए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? देखिए प्रकीर्णन का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में फैल जाना, प्रकीर्णित कर देना। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रकाश की घटना होगी, इस घटना में जो प्रकाश है वो सभी दिशाओं में फैलेगा। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, सबसे पहले मैं ऐसा समझिए। देखिए जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो उस माध्यम में छोटे छोटे कण होते हैं, या उस माध्यम का उस पदार्थ देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई सा भी पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। तो जब प्रकाश उन माध्यम से उन कणों से होकर के गुजरता है तो उन कणों के द्वारा प्रकाश के किसी विशेष रंग को अपने अंदर अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर कुछ क्षण के बाद उन्हें उस रंग को फिर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो पदार्थ के अणुओं के माध्यम से प्रकाश के रंग को अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। कोई सा पदार्थ होता है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह इतना आप सभी लोग जानते हैं। तो जब प्रकाश उस पदार्थ से होकर के गुजरता है तो उसके जो कण होते हैं वो प्रकाश के किसी एक विशेष रंग को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करके उसी रंग को पुनः उत्सर्जित कर देने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। आइए लिखने का प्रयास करते हैं। जब प्रकाश किसी पदार्थ या माध्यम से होकर गुजरता है तो उसके अणुओं के पदार्थ के अणुओं के द्वारा किसी विशेष रंग को अपने अंदर अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपने क्या लिखा कि जब सूर्य का प्रकाश किसी पदार्थ या किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो पदार्थ के अणुओं के द्वारा किसी विशेष रंग के, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके किसी विशेष रंग को अपने अंदर अवशोषित करने, किसी विशेष रंग की ऊर्जा को, थोड़ा सा यहाँ परिवर्तन करते हैं, किसी विशेष रंग की ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करके पुनः उत्सर्जित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए ये तो रहा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसमें से प्रश्न कैसे पूछेगा? या तो पूछ लेगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन को स्पष्ट कीजिए या प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। तो आपको यही लिखना है कि जब प्रकाश किसी पदार्थ या किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो पदार्थ के अणुओं के द्वारा किसी विशेष रंग की ऊर्जा को
अपने अंदर अवशोषित करके उसे पुनः उत्सर्जित कर देने की प्रक्रिया को ही हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और अगर इसका मन हुआ एग्जामिनर का कि वो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करे, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आसमान नीला किस कारण से दिखाई देता है, गहरा शांत जल हरा क्यों दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं होंगी वह आपकी कहलाएंगी प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ रहे हैं? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। गहरा शांत जल हरा या नीला क्यों दिखाई देता है? तो आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इस प्रकार से वो यदि पूछेगा तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, आइए अब हम लोग देखिए, इसी पर आधारित प्रकाश का प्रकीर्णन तो हो गया, लेकिन इसी पर आधारित एक प्रभाव के बारे में पढ़ा जाता है। वह प्रभाव कहलाता है टिंडल प्रभाव। उस प्रभाव का नाम क्या है? तो आप कहेंगे उस प्रभाव का नाम है टिंडल प्रभाव। आइए अब हम लोग, चूंकि प्रकाश के प्रकीर्णन से ही रिलेटेड है और इसी परिभाषा में आता है, तो आइए अब हम लोग थोड़ा टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग बनाइए, टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव है क्या। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्रकाश के प्रकीर्णन में हम लोगों ने लिखा कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है या फिर किसी पदार्थ से होकर के गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरेगा और उस माध्यम, वो माध्यम कैसा होगा? देखिए, उस माध्यम में छोटे छोटे कण विद्यमान हो, जल वाष्प विद्यमान हो, वायु के कण विद्यमान हो, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो सूक्ष्म कण या छोटे छोटे कण विद्यमान हो। तो जब प्रकाश वहां से गुजरता है तो वो जो कण होते हैं सूर्य के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाने का प्रयास करते हैं, और उसको जब फैलाते हैं तो वही जो प्रभाव होता है वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। तो आइए मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिए। आइए लिखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है, जहां बहुत छोटे छोटे कण, जहां बहुत छोटे छोटे कण, जिन्हें धूल कण कह सकते हैं, धूल के कण, और भी कण है, नाइट्रोजन है, जलवाष्प है, या कोई से कोलाइडी विलयन हो सकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर के गुजरता है जहां पर बहुत छोटे छोटे कण विद्यमान हों या उपस्थित हों, तो सूर्य का कुछ भाग सूर्य के प्रकाश का
कुछ भाग सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। यही परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। यही परिघटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। यही परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। समझ रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर के गुजरता है जहां पर छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, उन कण में आपके धूल कण हो सकते हैं, उन कण में आपका जलवाष्प हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोलाडी विलयन, ये सब हो सकते हैं। तो जब यहाँ से होकर के गुजरता है तो इनसे टकरा करके जो सूर्य का प्रकाश है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है, कुछ भाग चारों दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की यही घटना और यही परिघटना जो कहलाती है प्रकीर्णित होने की, वो कहलाती है टिंडल प्रभाव। आपने देखा होगा कि जब जंगल होता है, मान लीजिए कोई जंगल है, जंगल में सूर्य का प्रकाश जब कहीं से पड़ता है और पड़ने के बाद देखिए आप, जब वो कहीं छिद्र से निकलता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस प्रकाश में आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, बहुत सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं। और वो जब उन सूक्ष्म कणों से टकरा करके प्रकाश और भी दिशाओं में फैल जाता है, तो यही कहलाता है टिंडल प्रभाव। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप और समझिए, आप कोई एक घोल ले लीजिए, कोई सा भी पारदर्शी घोल, जैसे चीनी और पानी का घोल ले लीजिए, दूध और पानी का घोल ले लीजिए। जब उस पर आप उसको किसी बर्तन में, किसी बॉटल में, जो पारदर्शी बॉटल हो, उसमें भर करके यदि आप उस पर टॉर्च मारेंगे तो टॉर्च मारने के बाद प्रकाश की किरण उस पार भी निकल करके जाएगी। तो आप देखेंगे कि दूध में या पानी में जो भी कण होंगे वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगे, छोटे छोटे। तो वही परिघटना आपको कहलाती क्या? टिंडल प्रभाव कहलाती है। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।